Hi everyone, my name is Ishita and I'm a counseling psychologist. I have specialized in guidance and counseling. आज इस वीडियो में I'll be talking about anxiety disorder. जब हम anxiety disorder की बात करते हैं तो बहुत सारे anxiety disorders होते हैं साइकोलॉजी में और साइकाट्री में, लेकिन आज मैं एक स्पेसिफिक anxiety disorder की बात करूँगी जिसका नाम है generalized anxiety disorder. इसको GAD भी बोलते हैं. सो GAD के मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है मैं वो बताऊंगी. लेकिन ये बात बताने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं और बहुत सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आपस में मैच करते हैं. तो उस टाइम पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट होता है टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि किस टाइप का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया. तो आज हम बात करेंगे अबाउट जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको GAD कहते हैं. ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिस इज अकॉर्डिंग टू DSM-4TR. DSM-4TR एक डायग्नोस्टिक मैनुअल होती है फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स. तो उसके सिम्टम्स ऐसे हैं. उसका जो सबसे पहला सिम्टम है दैट इज हैविंग एक्सेसिव एंग्जाइटी एंड वरी, apprehensive expectations. It can occur more days and it has to be present for at least 6 months. और ये जो एंग्जाइटी और वरी है दैट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज सच एज वर्क, ऑफिस और स्कूल परफॉर्मेंस और एनी अदर एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ्स. तो पहला सिम्टम ये है आपका कि बहुत ही एक्सेसिव एंग्जाइटी होती है, एक्सेसिव वरी होती है और वो एंग्जाइटी आपको अंदर से रेस्टलेसनेस होती है उस एंग्जाइटी में. तो पर्सन या फिर जो पेशेंट है जो GAD से सफ़र कर रहे हैं उस पेशेंट को बहुत ही रेस्टलेसनेस फील होता है. और ये GAD जो है इट नीड्स टू बी प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 months. और ये जनरलाइज्ड है, सो इट विल बी जनरलाइज्ड टू वेरियस सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज़ और इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल वो वर्क हो सकता है, स्कूल परफॉर्मेंस हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड एंग्जाइटी हो सकती है या फिर हमारी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उससे एंग्जाइटी हो सकती है. आपका नेक्स्ट सिम्टम है द पेशेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द वरी. तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी और एंग्जाइटी होती है. द पेशेंट वॉन्ट्स टू कंट्रोल दैट वरी एंड एंग्जाइटी बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. और पेशेंट्स को भी ये बात पता होती है कि वो अपनी वरी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. तो इस डिसऑर्डर में पेशेंट्स को इंसाइट रहती है अबाउट देयर इलनेस एंड अबाउट द सिम्टम्स दैट दे आर फेसिंग और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कंट्रोल करना. वो खुद भी कंट्रोल करना चाहते हैं बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ये उसका नेक्स्ट सिम्टम है The anxiety and worry is associated with these 1 or the 6 symptoms जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ. And these symptoms have to be present for at least 6 months. और अगर बच्चों में जब ये डायग्नोस होता है तो बच्चों में कोई एक सिम्टम प्रेजेंट होना चाहिए. तो आपके सिम्टम्स है, पहला है रेस्टलेसनेस. बहुत ज़्यादा पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील होता है. बीइंग इजीली फिटीग्ड, तो वो बहुत ही मेंटली इजीली टायर्ड हो जाते हैं, फिटीग्ड फील करते हैं. डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन और द माइंड गोइंग ब्लैंक, मतलब माइंड एकदम सडनली ब्लैंक हो जाता है. बीइंग इरिटेटेड. नेक्स्ट है आपका मसल टेंशन. नेक्स्ट है स्लीप डिस्टर्बेंसेस. तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस में वो उनको सोने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सो नहीं पा रहे या फिर अब वो सो रहे हैं तो बार बार बीच में उठ जाते हैं या फिर अगर वो सो के उठ भी रहे हैं तो बहुत अनसेटिस्फाइंग स्लीप है, सेटिस्फाइंग स्लीप नहीं है. क्योंकि जब हम स्लीप की बात करते हैं तो एक सेटिस्फाइंग स्लीप होती है, एक अनसेटिस्फाइंग स्लीप होती है. तो उनकी बहुत ही अनसेटिस्फाइंग स्लीप होती है. उनको लगता है वो सोए तो हैं, रेस्ट तो किया है, बट उनका माइंड फिर भी फ्रेश नहीं फील कर पाते हैं वो. नेक्स्ट सिम्टम है, अब ऐसे एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके इस सिम्टम्स पे भी मैच करता है. तो जब
ये जो एंग्जाइटी या वरी है, सो द पर्सन शुड नॉट बी हैविंग अ पैनिक अटैक, क्योंकि पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में भी ऐसी एंग्जाइटी और वरी होती है। तो उनको जब ये एक्सेसिव वरी और एंग्जाइटी है तो वो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की वरी नहीं होनी चाहिए, ना वो सोशल फोबिया की एंग्जाइटी और वरी होनी चाहिए, ना वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की वरी होनी चाहिए, ना वो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वरी होनी चाहिए, ना उनको किसी तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर होना चाहिए, ना उनका और कोई फिजिकल कंप्लेंट्स होने चाहिए जैसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस में होता है। और जो एंग्जाइटी और वरी है, इट विल नॉट बी लिमिटेड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स बताए, तो इसमें भी एक्सेसिव वरी और एंग्जाइटी होती है, तो उस पेशेंट को इस डिसऑर्डर्स की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। वो जनरलाइज्ड होगी जनरलाइज्ड होगी इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड इन डिफरेंट इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। उसके बाद आपका नेक्स्ट सिम्टम है द एंग्जाइटी वरी और फिजिकल सिम्टम्स should be causing a clinically significant distress or impairment in social, occupational or other important areas of functioning। तो पर्सन को, पेशेंट को बहुत ही क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होगा या इम्पेयरमेंट होगा उनके अदर एरियाज ऑफ लाइफ में। आपका नेक्स्ट सिम्टम है, और ये जो भी उनको एक्सेसिव एंग्जाइटी या वरी हो रही है, दैट शुड नॉट बी ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी या एंग्जाइटी हो सकती है, तो ये उसका नहीं होना चाहिए, या फिर ये किसी मेडिकेशन की वजह से नहीं होना चाहिए, या कोई और जनरल मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन लोगों को थायराइड का इशू है उनको भी ऐसे एंग्जाइटी और वरी होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कोई मूड डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर की भी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिसऑर्डर की भी नहीं होनी चाहिए, या फिर परसुएसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। सो गाइज, इफ़ यू नो एनीबडी सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है। इंडिया में काफ़ी लोग जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। जब भी हम जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इट इज़ जनरली वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही होता है। जब भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम जीएडी ओनली। तो इफ़ यू नो एनीबडी इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम सच डिसऑर्डर, देन आप इन सिम्टम्स के थ्रू उनका डायग्नोसिस कंफर्म करा सकते हैं। You can come to me for psychological counseling services. I give psychological counseling services. मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ऑनलाइन काउंसलिंग देती हूँ, और या फिर आप किसी और काउंसलर को भी दिखा सकते हैं जो साइकोलॉजिकल काउंसलर है। That's it for this video. Thank you. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, then like, share and subscribe to my channel.